सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 36 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं एक दरख्त के तने में छुपकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जहां मैं इस वक्त था ये काफ़ी बड़ा चौक था जहां रोशनियों ने दिन चढ़ा रखा था। मैं इसे कैसे पार करूं क्योंकि नागिन दुर्गा की खुशबू चौक के उस पार से आ रही थी। शायद मंबा देवी का मंदिर उसी तरफ था। मैंने देखा कि कुछ फासले पर बस का शेड बना हुआ है। वहां दो मंजिला बसें आकर खड़ी होती हैं और आगे चल पड़ती हैं। मैंने सोचा कि वहां जाना चाहिए, शायद मंबा देवी के मंदिर को जाने वाली कोई बस मिल जाए। मंबा देवी का मंदिर बम्बई की मशहूर जगह थी। किसी न किसी बस की पेशानी पर उसका नाम जरूर लिखा होगा। मैं दरख्त की आड़ से निकल आया और छुपता छुपाता बस स्टैंड पर आ गया। इस वक्त वहां पर कोई बस नहीं थी। एक मुसाफिर औरत बच्चे को लिए शेड के अंदर बैठी थी। मैं तेजी से शेड की छत पर आ गया। इतने में एक बस आकर रुकी। कंडक्टर बोलने लगा। उसने बम्बई की 3-4 जगहों के नाम लेकर मुसाफिरों को सवार होने की दावत दी, मगर उसमें मंबा देवी के मंदिर का नाम नहीं था। वो बस निकल गई। दूसरी 2 मंजिला बस आई तो कंडक्टर ने बाहर निकलकर कहा, पारसी बुत ओपेरा हाउस, मंबा मैया का मंदिर। मेरा मकसद हल हो गया। मैं शेड की छत पर से ही छलांग लगाकर 2 मंजिला बस की छत पर आ गया और वहीं चिमट गया। बस आगे चल पड़ी। बस बम्बई की रोशन कुशादा और बारौनक सड़कों पर से होती हुई 2-3 जगहों पर रुकी। हर जगह कंडक्टर उस मुकाम का नाम लेता और मुसाफिर उतर जाते। आखिर एक जगह बस रुकने लगी तो कंडक्टर ने आवाज़ दी, मंबा मैया जी का मंदिर। वहां इतनी रोशनी थी और आसपास इतने लोग थे कि मैं बस की छत से ही चिमटा रहा। जब बस आगे चल पड़ी तो मैं नीचे छलांग लगाने के लिए मौका तलाश करने लगा। एक चौक पर आकर बस दाएं तरफ घूमी तो उसकी रफ्तार जरा हल्की हो गई। फुटपाथ का एक दरख्त नीचे को झुका हुआ था। मैं उछलकर दरख्त की शाखों से लिपट गया। बस आगे निकल गई थी। बस स्टॉप खाली हो गया था। मैं दरख्त से नीचे उतर आया। मुझे कुछ फासले पर एक बड़े मंदिर की इमारत दिखाई दी जिसके दरवाजे पर खूब रोशनियां हो रही थीं। उधर से किसी वक्त मंदिर के टल बजने की आवाज भी आते आ रही थी। ये मंबा देवी का मंदिर ही हो सकता था। नागिन दुर्गा की हल्की हल्की खुशबू भी उसी तरफ से आ रही थी। मैं मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। मंदिर के अकब की तरफ आया तो रुक गया। मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि नागिन दुर्गा की खुशबू मंदिर के अंदर से नहीं बल्कि मंदिर के अकब में कुछ फासले पर जो ऊंची ऊंची इमारतें जगमगा रही थीं उस तरफ से आ रही थी। इसका मतलब था कि नागिन दुर्गा मंदिर के अंदर नहीं थी, उन बुलंद इमारतों में किसी जगह थी। मैंने मंदिर की पिछली दीवार के साथ 2-3 चक्कर लगाए। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया और फिर बुलंद इमारतों की तरफ रेंगने लगा। मंदिर और इमारतों के दरमियान एक बेआबाद खाली जगह थी जहां खुदाई का काम हो चुका था और मिट्टी के ढेर पड़े थे। शायद यहाँ कोई नई इमारत बनाई जा रही थी। मैं मिट्टी के ढेरों के दरमियान से होकर निकल गया। बुलंद इमारतों के आगे से एक सड़क गुजरती थी जिसकी दरमियानी ग्रीन बेल्ट में दरख्त और फूलदार पौधे उगे हुए थे। थोड़े थोड़े वक्फे से दूसरी जानिब से मोटर कारें तेजी से गुजर जाती थीं। मैं सड़क पार कर गया। शुरू रात का वक्त था। बिल्डिंगों के फ्लैटों में रोशनी हो रही थी। टीवी और कैसेट प्लेयर्स पर लगे हुए इंडियन फिल्मी और अंग्रेजी गानों की हल्की हल्की आवाज़ें भी आ रही थीं। 3-3 4-4 बिल्डिंगों के दरमियान पीछे जाने को रास्ता बना हुआ था जहां गाड़ियां खड़ी थीं। एक जगह बच्चे खेल रहे थे। एक बिल्डिंग के बाहर 3-4 नौजवान लड़के बैठे सिगरेट पीते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ कहीं रोशनी थी और कहीं अंधेरा था। मैं अंधेरे में से होकर नागिन दुर्गा की खुशबू के पीछे पीछे चला जा रहा था। बिल्डिंगों के एक ब्लॉक के पीछे एक पुरानी टाइप की कोठी नुमा इमारत थी जहां अंधेरा था। सिर्फ बरामदे में एक बत्ती जल रही थी। गेट कोई नहीं था। लगता था कि ये अंग्रेजों के ज़माने की कोई कोठी होगी जहां अब शायद कोई नहीं रहता था, क्योंकि बाहर ना कोई गाड़ी खड़ी थी, ना कोई आदमी नजर आता था और ना ही कोठी के किसी कमरे में रोशनी थी। मगर नागिन दुर्गा की खुशबू इसी कोठी से आ रही थी और खुशबू पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। कोठी के लॉन में जंगली झाड़ियां उग रही थीं। ये कोई आसेबी कोठी लगती थी।
मैं झाड़ियों में से होकर कोठी के बरामदे में आ गया। नागिन दुर्गा की खुशबू को बड़ी तवज्जो के साथ एक जगह रुक कर महसूस किया। ये खुशबू कोठी के अकब की जानिब ज्यादा थी। मैं कोठी के अकब में आ गया। इस तरफ कोठी की पुरानी दीवार टूट फूट चुकी थी। अंधेरा था, मगर सांप होने की वजह से मैं देख सकता था। कोठी के पीछे भी एक बरामदा था। उस तरफ एक नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे। मैंने खिड़की के शीशे में से झांक कर देखा। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। मैं बरामदे की तरफ बढ़ा। दुर्गा की खुशबू एक दरवाजे में से निकल रही थी। यहाँ खुशबू काफी तेज और गहरी थी। मैं अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। पुरानी कोठी थी। ऊपर रोशनदान पर निगाह डाली तो उसका शीशा एक तरफ से टूटा हुआ था। मैं तेजी से दीवार पर रेंगता हुआ रोशनदान पर पहुंच गया। दूसरी तरफ कमरे में झांक कर देखा। कमरे की सारी बत्तियां बंद थीं। अंदर से दुर्गा की खुशबू के साथ शराब की बू भी महसूस हुई। शराब की बू की मुझे काफी शनाख्त हो चुकी थी। जरूर कोठी के किसी कमरे में शराब पी जा रही थी, मगर किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं टूटे हुए रोशनदान में से नीचे कमरे में उतर गया। कमरे में ड्रम और छोटे बड़े लकड़ी के खोखे पड़े थे। वहां भी एक दरवाजा था जो बंद था। पुराना दरवाजा था। दहलीज के ऊपर काफी जगह थी। मुझे दूसरी तरफ से दो आदमियों के धीमी आवाज में बातें करने की आवाज आई। मैंने दहलीज के ऊपर चढ़कर दरवाजे के पट के नीचे से सर निकाल कर देखा। दूसरी तरफ एक मुख्तसर सा कमरा था, जहां मलका विक्टोरिया के जमाने के भारी भरकम सोफे पर दो आदमी आमने सामने बैठे थे। छत पर पंखा चल रहा था। दीवार पर बत्ती जल रही थी। दरमियान में छोटी मेज पर शराब की बोतल और गिलास वगैरह पड़े थे। दोनों आदमी शराब की चुस्कियां लेते और बातें कर रहे थे। नागिन दुर्गा की खुशबू बराबर आ रही थी। दोनों में से एक आदमी पुख्ता उम्र का था। उसके घुंघराले बालों में सफेदी झलक रही थी। दूसरा घुटे हुए बदन का नौजवान था। उसने टी शर्ट पतलून पहनी हुई थी। नौजवान ने पुख्ता उम्र के आदमी को मुखातिब करके कहा, गुरु का दिल इस लड़की पर आ गया है। वो इसे अपने पास ही रख लेगा। हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा वीरू चाचा। अधेड़ उम्र के आदमी का नाम वीरू चाचा था। वो बोला, जैकी, कहते तो तुम ठीक हो। आखिर हम जो लड़की को इतनी मुसीबत से पुलिस का खतरा मोल लेकर उठा लाए हैं, तो हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। लड़की को गुरु ने संभाल लिया है। जैकी ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि हम लड़की को किसी बहाने यहाँ से दुबई ले जाते हैं। वहाँ अपना एक एजेंट है। कुछ नहीं तो 50-60 हजार में लड़की को जरूर खरीद लेगा। वीरू चाचा ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं जैकी, ये काम खतरनाक है। गुरु के हाथ बड़े लंबे हैं। उसके गैंग के आदमी दुबई, शारजा वगैरह में हर जगह मौजूद हैं। उसे खबर हो गई तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर लड़की भी तो गुरु के साथ बड़ी चहक चहक कर बातें करती है। अभी उसे यहाँ आए 2 ही दिन हुए हैं और गुरु की दीवानी हो रही है। जैकी ने कहा, चाचा, ये लड़की क्या नाम बताया इसने? चंदा रानी, यही नाम बताया था, वीरू ने कहा। इस बात की तस्दीक हो गई कि ये लोग नागिन दुर्गा के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से ये बात भी वाज़िया हो गई थी कि चंदा यानी दुर्गा नागिन अभी तक मनहूस देवता की बद्दुआ के ज़ेर असर है और उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, और वो अभी तक अपने आप को एक तवाइफ ज़ादी या अय्याश किस्म की सोसाइटी गर्ल ही समझ रही है और इसी तरह रहकर ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाना चाहती है। और वो नहीं जानती कि इस तरह उसकी ज़िंदगी तबाही के दहाने पर पहुंच रही है। मनहूस देवता ने इसीलिए उसको बद्दुआ दी थी और उसकी याददाश्त सल्ब करके उसके दिलो दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक बना दिया था। जैकी कह रहा था, या तो ये कोई बड़ी ही भोली भाली लड़की है, और या फिर बेहद चालाक और खराट किस्म की लड़की है जो घाट घाट का पानी पी चुकी है। वीरू चाचा ने चुस्की लगाई, सिगरेट का कश लगाया और बोला, जैकी बेटा, मेरा मशवरा तो यही है कि हमें अभी खामोश रहकर देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। सामने वाली दीवार का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर आई, जिसने सिर्फ ब्लाउज और पतलून पहन रखी थी। कहने लगी, चाचा, तुम्हें और जैकी को गुरुदेव ने याद किया है। दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए और लड़की के पीछे पीछे दूसरी तरफ निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अध खुले दरवाजे की दूसरी तरफ एक मुख्तसर सा कॉरिडोर था। आगे एक दरवाजा था जिसमें से दुर्गा की खुशबू के तेज झोंके निकल रहे थे। नागिन दुर्गा इसी कमरे में थी। दोनों आदमी लड़की के साथ दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गए।
दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं कैसे पीछे रह सकता था। मैं भी दरवाजे की दूसरी तरफ आ गया और जल्दी से दीवार की तरफ मुड़कर एक जगह छुप गया। जहां मैं छुपा था वहां एक लकड़ी की पेटी पड़ी थी। मैं उस पेटी के पीछे हो गया। उस कमरे में भी शराब की तेज बू फैली हुई थी। मैंने सर जरा सा बाहर निकाल कर कमरे का जायजा लिया। मैंने देखा कि यहाँ बड़ा कीमती फर्नीचर बिछा था। छत का फानूस जगमगा रहा था। एसी भी लगा हुआ था जिसकी वजह से कमरे की फिजा में गर्मी और हब्स बिल्कुल नहीं था। सामने सोफे पर एक गोल मटोल फूली हुई तोंद वाला आदमी पतलून की पेटी ढीली किए हाथ में शराब का गिलास पकड़े बैठा था। उसके साथ नागिन दुर्गा बड़ी कीमती साड़ी पहने बैठी मुस्कुरा रही थी। जैकी और वीरू चाचा ने अंदर आकर हाथ जोड़कर सोफे पर बैठे हुए भारी भरकम आदमी को प्रणाम किया। वीरू चाचा ने कहा, गुरुदेव ने हमें याद किया है, हम हाजिर हो गए। ये वही गुरुदेव था जिसके बारे में ये दोनों आदमी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। गुरुदेव ने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, बैठ जाओ। दोनों एक तरफ होकर सोफे पर बैठ गए। गुरुदेव ने नागिन दुर्गा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, रानी जी, तुम बेडरूम में चलो, हम अभी आते हैं। नागिन दुर्गा ने बड़ी खास अदा से गर्दन एक तरफ ढलकाई और बोली, जल्दी आ जाना गुरुदेव। गुरु ने नागिन दुर्गा का गाल चूम लिया। जल्दी आ जाऊंगा, इन लोगों के साथ कुछ बिजनेस की बातें करनी है। नागिन दुर्गा उठकर बड़े बांकपन से चलती हुई दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद गुरु ने वीरू चाचा से मुखातिब होकर उसकी तरफ गौर से देखा और बड़े राजदाराना अंदाज में कहा, वीरू, रामेश्वरम के बड़े पुजारी का एजेंट आया था। उसने चंदा को पसंद कर लिया है। 1,20,000 में सौदा तय हुआ है। 1 लाख रुपया वो मुझे दे गया है। कल शाम 7 बजे तुम दोनों चंदा को लेकर जोहू वाले बंगले पर जाओगे। वहां वो तुम्हें बाकी की रकम 20,000 रुपये अदा करेगा। तुम चंदा को उसके हवाले कर दोगे और हाँ, ये 20,000 रुपये तुम दोनों का इनाम होगा। कहो सालो, अब तो खुश हो ना। वीरू चाचा और जैकी हंसने लगे। हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा है। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, आपको तो चंदा पसंद आ गई थी। गुरु ने सिगरेट का कश लगाया और धुआं उड़ाते हुए बोला, अरे वीरू चाचा, पसंद तो जरूर आ गई थी, लेकिन तुम जानो, 1 लाख की रकम भी तो बहुत होती है। लड़कियां तो बंबई में और भी मिल जाएंगी। जैकी ने कहा, गुरुदेव, ये रामेश्वरम वाला पुजारी कोई बहुत बड़ा सेठ लगता है। गुरु ने कहा, अरे वो तो इस लड़की को सारे तमिलनाडु के अफसरों, मंत्रियों और सेठों में चलाएगा और लाखों कमाएगा। उसका तो धंधा ही यही है। मंदिरों की दक्षिणा से उन्हें मिलता क्या है। मेरा जिस्म गुस्से से फड़कने लगा। इसका मतलब था कि नागिन दुर्गा गड्ढे में से निकलकर अंधे कुएं में गिरने वाली थी, जिसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वीरू और जैकी उठकर जाने लगे तो गुरु ने कहा, चंदा कल इस बंगले से बाहर नहीं जाएगी। वो शॉपिंग वगैरह करने को कहे भी तो तुम लोगों ने कोई बहाना बनाकर उसे टाल देना। तुम लोग कल शाम ठीक 7 बजे चंदा को एक पार्टी में जाने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ गाड़ी में सीधा जोहू वाले बंगले पर ले जाओगे। वहां बड़े पुजारी का एजेंट होगा। उसका नाम कृष्णा पट्टी है। मैंने उसे तुम्हारे फोटो दिखा दिए हैं। तुम्हें भी उसका फोटो दिखा दूंगा। तुम मेरा खत भी ले जाओगे। जाओ अब। दोनों बदमाश कमरे से निकल गए। इसके साथ ही गुरु भी उठकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिस दरवाजे में से नागिन दुर्गा बाहर गई थी। मैं समझ गया कि वो बेडरूम में जा रहा है, जहां नागिन दुर्गा इंतहाई बेखबरी की कैफियत में खुद को एक अय्याश तवाइफ समझते हुए उसका इंतजार कर रही होगी। मनहूस देवता की बद्दुआ ने नागिन दुर्गा की याददाश्त ही गुम नहीं की थी, बल्कि उसकी अकल पर भी पर्दा डाल दिया था। मुझे हर हालत में उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करनी थी, क्योंकि मैं जानता था कि याददाश्त वापस आ जाने की सूरत में, जो कि एक ना एक दिन आ जानी थी, जब नागिन दुर्गा पर यह भयानक इंकशाफ होगा कि उसके साथ कैसी कैसी होलनाक ज्यादतियां हुई हैं और उसकी इज्जत व हुर्मत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, तो वो ज़रूर खुदकुशी कर लेगी। इसके अलावा मुझ पर नागिन दुर्गा के एहसान थे। उसने बड़े मौक़ों पर अपनी जान पर खेल कर मेरी ज़िंदगी बचाई थी। चुनाचे मैं भी गुरु जिस तरफ गया था उस तरफ चल पड़ा। पुराने बंगले में मेरे लिए छुपने के लिए काफ़ी इम्कानात थे। मैं दूसरे दरवाज़ों की दहलीज के ऊपर से रेंग कर दूसरी तरफ आ गया, जहाँ एक और छोटी सी राहदारी थी। गुरुदेव एक कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे कमरे में दाखिल होते देख लिया। मुझे मालूम था कि बेडरूम है और गुरु अंदर जाने के बाद
इसका दरवाज़ा ज़रूर बंद करके अंदर से चिटखनी लगा देगा। इसलिए मैंने एक लम्हे की भी देर नहीं की और राहदारी में तेजी से रेंग कर अभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला ही था कि मैं भी अंदर घुस गया और इधर-उधर देखे बगैर कमरे की दीवार के साथ ही मुड़कर अपने आप को कालीन के किनारे के नीचे छुपा दिया। ये वाकई बेडरूम था और खूब सजा सजाया था। रोशनी मध्यम और ख्वाब अंगेज थी। दुर्गा नागिन पलंग पर टेक लगाए बैठी सिगरेट पी रही थी। गुरु ने दरवाज़ा बंद करके चिटखनी लगा दी और पलंग पर चढ़कर दुर्गा के साथ लगकर बैठ गया। वो अपना शराब का गिलास हाथ में पकड़कर अपने साथ ही लाया था। दुर्गा का गाल चूमकर बोला, रानी, तुमने तो मुझ पर जादू कर दिया है। तुम्हारे बगैर एक पल गुजारना मुश्किल है। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं तो 2 दिन में ही आपकी दीवानी हो गई हूँ। गुरुदेव उसका मुंह चूमने लगा तो नागिन दुर्गा ने हाथ से उसे पीछे करते हुए कहा, पहले ये गिलास तो खत्म कर लें। गुरु घटाघट गिलास वाला दारू चढ़ा गया। गिलास को पलंग के पास रखी तपाई पर रखा और नागिन दुर्गा से दस्त दराजियां शुरू कर दीं। दुर्गा किसी किस्म की मुजाहमत नहीं कर रही थी। जब मैंने महसूस किया कि गुरु हद से आगे बढ़ रहा है, तो मैं तेजी से एक तरफ से रेंगता हुआ पलंग के बाएं पट्टी की तरफ आ गया। गुरु उस तरफ लेटा हुआ था और नागिन दुर्गा को अपनी तरफ खींच रहा था। मैं गुरु को हमेशा की नींद सुला देना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह उसकी मौत का इल्ज़ाम नागिन दुर्गा पर लग सकता था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है और गुरु के जिस्म में कितना जहर दाखिल करना है। मैं सिर्फ इतना ही जहर उसके खून में शामिल करना चाहता था कि जिससे वो सारी रात बेहोश पड़ा रहे और दूसरे दिन भी इस काबिल ना रहे कि नागिन दुर्गा की इज्जत बर्बाद कर सके। मैं पलंग की पट्टी पर चढ़ गया। बेडरूम में रोशनी बड़ी मध्यम थी। वैसे भी इस वक्त गुरु पर जज्बाती हिजान की कैफियत तारी थी। मैं पलंग की पायंती की जानिब आ गया और गुरुदेव की नंगी पिंडली पर तेजी से इस तरह डस दिया जिस तरह कोई आदमी किसी के बदन पर जरा सी सुई चबोकर पीछे हटता है। इतने मुख्तसर से वक्फे में ही मैंने जितना जहर गुरु के खून में शामिल करना था वो करके मैंने अपना काम खत्म कर लिया और मैं दीवार के साथ लग कर छुप गया। जहर ने फौरन काम शुरू किया। गुरु दुर्गा का बाजू पकड़कर किसी बात पर हंस रहा था कि एकदम खामोश हो गया। दुर्गा ने पूछा, क्या हुआ गुरुदेव? गुरु उठकर बैठ गया, फिर सर पर हाथ रखकर माथे को दबाने लगा। चक्कर सा आ गया है। दुर्गा ने कहा, ज्यादा तो नहीं पी ली गुरुजी? नागिन दुर्गा के इस सवाल का जवाब गुरु ना दे सका और पलंग पर लेट गया। दुर्गा उसे जगाने की कोशिश करने लगी। गुरु ने कमजोर सी आवाज में कहा, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। और उसके बाद कोई आवाज ना आई। वो बेहोश हो चुका था और अब उसे दूसरे दिन दोपहर तक बेहोश ही रहना था। दुर्गा यही समझी कि गुरु ने ज्यादा शराब पी रखी है। वो भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। दिन निकला तो वो ही खाली ब्लाउज और पतलून वाली लड़की ने आकर दुर्गा को जगाया और कहा, चाय पी लो चंदा, गुरुजी को भी जगा दो। गुरुजी को जगाना मुमकिन नहीं था। दोनों उसे जगा रही थीं और वो हर बार पहलू बदल कर कहता, सोने दो, मुझे सोने दो, दफा हो जाओ। इस बदमाश के थोड़ा थोड़ा बोलने का ये फायदा हुआ था कि किसी को शक नहीं हुआ था कि गुरु बेहोश है, वरना वहां जरूर कोई हंगामा खड़ा हो जाता और डॉक्टर को बुला लिया जाता। वो लड़की दुर्गा को ये कहकर चल दी कि रात गुरुजी ने ज्यादा पी ली थी, इन्हें आराम करने दो। गुरु को दोपहर के बाद होश आया। वो उठकर बैठ गया। उस वक्त कमरे में कोई नहीं था। मैं उसे देख रहा था। गुरु उठकर बैठ गया और अपने सर और बाजुओं को हाथों से दबाने लगा। इतने में वीरू चाचा और जैकी अंदर आ गए। गुरुदेव, आपकी तबीयत तो ठीक है? गुरु ने कमजोर सी आवाज में कहा। भगवान जाने ये शराब कैसी थी, ऐसा बेसुध होकर पड़ा कि अब आंख खुली है। अब भी जिस्म दर्द कर रहा है। अरे जैकी साले, ये शराब कहाँ से लाए थे? उसने कहा, गुरुदेव, माइकल की दुकान से लाया था। रोज ही वहीं से लाता हूँ। कल उसने तुम्हें कच्ची शराब दे दी थी, आज उसकी तबीयत दुरुस्त करता हूँ। गुरु ने चिल्लाकर कहा, मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ सूजी। फिर वो पलंग पर टेक लगाकर बैठ गया। वीरू चाचा ने पूछा, सब मामला तैयार है गुरुदेव। गुरु बोला, बस शाम को लड़की को लेकर जोहू पहुंच जाओ। आज रात वो मेरे साथ ही सोई थी, अभी उठकर गई है। अधेड़ उम्र गुरु शायद उन दोनों पर अपनी मर्दानगी का रोब जमाना चाहता था। वीरू चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, वो तो आप पर जान छिड़कती है। गुरु ने बड़ी शान से सर उठाकर कहा, हम भी तो अपने मर्द होने का पूरा पूरा हक अदा करते हैं। रात को मेरे चरणों में बिछी जा रही थी।
साली जहां भी होगी याद करेगी, मेरे जैसा मर्द उसने कहीं नहीं देखा होगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जैकी ने खुशामदाना लहजे में कहा। ब्लाउज और पतलून वाली लड़की कॉफी की प्याली लेकर आ गई। गुरुजी ने प्याली ली और कहा, चंदा कहाँ है? लड़की ने कहा, वो बाथरूम में तैयार हो रही है। गुरुदेव ने कहा, उसे कहो कि अच्छी सी साड़ी पहने, आज शाम उसे जोहू की पार्टी में जाना है। ओके बॉस। लड़की ये कहकर चली गई। मद्रासी एजेंट कृष्णा पट्टी से 100 के नोटों में 20,000 रुपया लेना, फिर सोचकर बोला, उस साले के पास 100 के नोट कहाँ होंगे। चलो जो भी नोट दे ले लेना, मगर खास खास निशान देख लेना, कहीं नकली नोट ना हो। गुरुदेव वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि आपको धोखा दे। जाली नोट देकर वो जाएगा कहाँ। हाँ ये तो है। ये कहकर गुरु कॉफी पीने लगा। फिर अपनी एक टांग को ऊपर नीचे करते हुए बोला, साला टांगों में जैसे जान नहीं। जैकी ने कहा, गुरुदेव दबा दूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। फिर उन दोनों को समझाने लगा, तुम दोनों लड़की को लेकर यहां से निकलकर दावर की तरफ से होकर जोहू जाओगे। मैं तुम्हें एजेंट की फोटो दिखाए देता हूँ। उसने सरहाने के नीचे से एक बटवा निकाला। बटवा खोलकर उसमें से एक तस्वीर निकालकर दोनों को दे दी। ये कृष्ण पट्टी एजेंट है। ये तुम्हें जोहू वाले बंगले में मिलेगा। लड़की इसके हवाले करके इससे 20,000 रुपया ले लेना, मगर लड़की वहां मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसे अंदर भिजवा देना, समझ गए? जी हाँ, दोनों बैक जबान बोले। एजेंट को मैंने तुम्हारी फोटो भी दिखा दी है। दरवाजे का पर्दा हटा और दुर्गा अंदर दाखिल हुई। उसने नीले रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। वो वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। गुरु ने उसकी तरफ देखकर कॉफी की प्याली तपाई पर रखी और जैकी से कहा, अच्छा तुम लोग जाओ, ठीक 7 बजे आ जाना। आओ चंदा रानी, आ जाओ। दुर्गा ने पलंग पर बैठते हुए पूछा, गुरुदेव 7 बजे कोई खास काम है? गुरु ने कहा, तुम बैठो मेरी जान, अभी बताता हूँ। गुरु ने नागिन दुर्गा के गले में बाजू डालकर उसे पास बिठाया। दुर्गा मुस्कुरा रही थी। दुर्गा ने कहा, गुरुजी, रात आपको क्या हो गया था? मालूम होता था कि ज्यादा पी गए थे। गुरु ने कहा, लेकिन तुम्हें तो खुश कर दिया था ना। दुर्गा ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बदमाश गुरु को कुछ याद नहीं था कि रात उसने क्या किया था और उसके साथ क्या हुआ था। कहने लगा, कुछ ज्यादा ही पी गया था। बस उसके बाद ऐसी गहरी नींद सोया कि अब जागा हूँ। फिर सिगरेट सुलगा कर कहने लगा, हाँ चंदा रानी, आज शाम तुम्हें वीरू और जैकी के साथ जोहू वाले बंगले में जाना है। वहां पर एक खास डांस पार्टी है। दुर्गा ने खुश होकर कहा, मैं जरूर जाऊंगी गुरुजी। क्या ये साड़ी ठीक रहेगी या कोई दूसरी पहन लूं? गुरु ने कहा, नहीं यही ठीक है। वो दुर्गा से दस्त दराजी करने लगा। दुर्गा ने पहले की तरह कोई मुजाहमत नहीं की। गुरु रात का गुस्सा दिन के वक्त शायद उतारना चाहता था। मैं उसे दूसरा इंजेक्शन देने की तैयारियां करने लगा, लेकिन मेरे पहले इंजेक्शन का अभी असर बाकी था। इधर उधर हाथ चलाने के बाद गुरु को एहसास हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। फौरन हाथ खींच लिया और बोला, अच्छा अब तुम जाकर अपने और मेरे लिए खाना तैयार करवाओ, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। दुर्गा ओके कहकर चली गई। गुरु ने उसके जाने के बाद अपने माथे पर जोर से हाथ मारकर कहा, साले गुरुदेव, क्या हो गया है तुम्हें? उसके बाद पलंग पर से उठकर वो भी कमरे से निकल गया। दूसरे कमरे से मुझे दुर्गा की आवाज आ रही थी। वो किसी को खाने के बारे में कुछ कह रही थी। मैं सोचने लगा कि मुझे यहीं रहकर शाम होने का इंतजार करना चाहिए या बंगले के बाहर किसी जगह छुप जाना चाहिए, ताकि जब वीरू चाचा और जैकी नागिन दुर्गा को लेकर बाहर निकलें तो मैं भी उनके साथ हो जाऊं। मुझे क्या करना था मैंने सोच लिया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि कोई पता नहीं ये लोग बेडरूम में वापस ना आएं और बाहर के बाहर निकल जाएं। चुनाचे मैं वहां से खिसक कर पिछले कमरे में चला गया। उस कमरे की राहदारी से होता हुआ दूसरे कमरे में गया और उसके रोशनदान में से होकर बंगले के अकबी बरामदे में उतर आया। ये एक वीरान सा पुराना बंगला था, वहां छुपने की बहुत जगह थी। मैं बरामदे के बिल्कुल सामने एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया। दिन गुजरता चला गया। जब सूरज मगरिब की तरफ डूब गया तो बंगले में एक नई कार दाखिल हुई। ये वही नए मॉडल की गाड़ी थी जो मैंने यहाँ आते वक्त देखी थी। गाड़ी बरामदे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसमें से वीरू और जैकी उतरे। जैकी ने कहा, चाचा तुम गाड़ी में रहो, मैं चंदा को लेकर आता हूँ। वीरू चाचा बोला, कोई पता नहीं गुरुदेव ने कोई खास पैगाम ना दिया हो, मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों बरामदे में से होकर कोठी के दरवाजे में आए।
इसका मतलब था कि ये लोग इसी गाड़ी में दुर्गा को लेकर जोहू जा रहे थे। जोहू बम्बई शहर के एक पुराने मगर फैशनेबल इलाके का नाम था। वहाँ उस बदमाश गुरु का कोई बंगला था जहाँ इस किस्म के मजमूम धंधे होते थे। मैंने सोचा कि अभी से गाड़ी में छुपकर बैठ जाना चाहिए। चुनाचे मैं झाड़ियों से निकला और गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के सारे दरवाजे बंद थे। किसी तरफ से अंदर दाखिल होने का रास्ता नहीं था। इस ख्याल से कि जब दोनों आदमी नागिन दुर्गा को लेकर आए तो मुमकिन है गाड़ी में दाखिल ना हो सकूं, मैं गाड़ी के पिछले हिस्से में जहां गाड़ी की नंबर प्लेट थी उस पर चढ़कर उसके पीछे चिमट गया। उन लोगों ने अंदर काफी देर लगा दी थी। शायद वो लोग 7 बजने का इंतजार कर रहे थे। आखिर उनकी आवाजें सुनाई दीं। बरामदे की बत्ती रोशन कर दी गई थी क्योंकि शाम का झटपटा फैल गया था। वीरू चाचा और जैकी नागिन दुर्गा को लेकर बाहर आ गए। दुर्गा उसी नीली रेशमी साड़ी में थी और दोनों बदमाशों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वीरू चाचा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जैकी नागिन दुर्गा को लेकर पिछली सीट पर बैठ गया। पिछली सीट का दरवाज़ा अभी आधा खुला था। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर रास्ते में जैकी की नीयत खराब हो गई और उसने दुर्गा से ज्यादती की कोशिश की तो मैं उसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद होगा और मैं गाड़ी के अंदर नहीं जा सकूंगा। अंधेरा था। मैं जल्दी से नंबर प्लेट से नीचे उतर आया और तेजी से रेंगता हुआ पिछले अध खुले दरवाजे में से खिसक कर सीट के नीचे घुस गया। उस वक्त जैकी सिगरेट का पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगा रहा था। वीरू ने अगली सीट से आवाज लगाई, अरे जैकी की औलाद, दरवाजा बंद कर। जैकी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बोला, हाँ चाचा, पार्टी में वक्त पर पहुंचना चाहिए। दुर्गा ने पूछा, ये किसकी पार्टी है? जैकी ने कहा, विलायत से गुरुजी का एक दोस्त आया हुआ है, उसने डांस पार्टी का इंतजाम किया है। बड़ी फैशनेबल लड़कियां आएंगी, फिल्म एक्ट्रेसेस भी होंगी। अच्छा, नागिन दुर्गा खुश होकर बोली, फिर तो बड़ा मजा आएगा। जैकी ने कहा, हमें तो सिर्फ तुमसे बातें करके ही मजा आता है मेरी जान। अगली सीट पर वीरू चाचा ने उसे डांटते हुए कहा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं जैकी, चुपके से बैठे रहो। ठीक है चाचा, ठीक है, ओके। दुर्गा की हल्की सी आवाज मुझे सुनाई दी। गाड़ी किसी बड़ी सड़क पर आकर पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी जोहू के इलाके वाले बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। सब लोग गाड़ी से बाहर निकल गए। मैं भी मौका देखकर सीट के नीचे से निकलकर बाहर आ गया। जैकी और वीरू चाचा बंगले के बरामदे की तरफ बढ़े तो अंदर से एक काले रंग का मिनहनी सा आदमी मुस्कुराता हुआ नमूदार हुआ। उसने सूट पहन रखा था। वीरू चाचा की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, मेरा नाम कृष्णा पट्टी है। तुम लोग जैकी और वीरू चाचा हो? यस, मैं जैकी हूँ, ये वीरू है, जैकी ने कहा। कृष्णा पट्टी ने नागिन दुर्गा को ऊपर से नीचे तक देखा। वेरी ब्यूटीफुल, अंदर चलकर बैठते हैं। दुर्गा उन लोगों के साथ अंदर कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा खुला था, सिर्फ पर्दा गिरा हुआ था। मैं भी एक तरफ से रेंग कर कमरे में दाखिल होकर एक तरफ छुप गया। दुर्गा ने जैकी से पूछा, पार्टी कब शुरू होगी? दूसरी औरतें कहाँ हैं जैकी? जैकी बोला, अभी आ जाएंगी। मद्रासी दलाल ने जैकी और वीरू से कहा, तुम लोग जरा मेरे साथ आओ। जैकी और वीरू चाचा उठकर मद्रासी दलाल के साथ दूसरे कमरे में चले गए। दुर्गा कमरे में अकेली रह गई। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मद्रासी दलाल दुर्गा को साथ लेकर रामेश्वरम की तरफ चल दिया तो मेरे लिए मसले पैदा हो सकते हैं। खुदा जाने ये दलाल नागिन दुर्गा को लेकर रेलगाड़ी में सफर करेगा या हवाई जहाज में। इतना मुझे मालूम था कि रामेश्वरम भारत के जनूब में है और बंबई से बड़े तवील फासले पर है। मुझे जो कुछ करना था इसी वक्त करना था, लेकिन सवाल यह था कि मैं क्या करूं। दुर्गा के सामने जाहिर होने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि उसकी याददाश्त खत्म हो चुकी थी। वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानेगी और सांप को सामने देखकर शोर मचा देगी और बंगले के आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मैं नागिन को जरा सा डस दूं तो ये बात यकीनी थी कि सांप का जहर उसे हलाक नहीं कर सकता। जैसे मुझे अगर कोई सांप काटता तो मैं भी हलाक नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे जहर के असर से दुर्गा की याददाश्त वापस आ जाए। ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात थी। हो सकता था कि तीर ठीक निशाने पर जाकर लगे। इसके इम्कानात 100 में से 1% थे, लेकिन मैं 1% को आजमाना चाहता था। दुर्गा सामने वाले सोफे पर बड़े अंदाजे दिलरुबाई से साड़ी संभाल कर बैठी दीवार पर लगी तस्वीरों को और कभी छत को देख रही थी। मैं वक्त जाया करने की पोजीशन में नहीं था।
मैं रेंगता हुआ सोफे के पीछे आ गया। दुर्गा सोफे पर बाजू फैलाए हुए थी। उसका बाजू आस्तीन से नीचे तक उरियां था। यही मेरा टारगेट था। मैं सोफे की पुश्त पर चढ़ गया और मजीद कुछ सोचे समझे बगैर दुर्गा के बाजू पर डस लिया। दुर्गा ने जल्दी से अपना बाजू झटक कर उठाया और उठकर खड़ी हो गई। वो पीछे देखने लगी। मैं इतने में सोफे की ओट में हो गया था। दुर्गा अपने बाजू को गौर से देख रही थी। फिर एक अजीब बात हुई। अचानक नागिन दुर्गा मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं उछलकर सोफे के ऊपर आ गया। मुझे मालूम था कि क्या हुआ। मैंने देखा कि नागिन दुर्गा की जगह एक छोटा सांप सोफे के करीब कालीन पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मुझे नागिन दुर्गा के सांप की जिस्म की तेज बू आने लगी। दुर्गा सांप का रूप इख्तियार कर चुकी थी। मैंने इंसानी आवाज में कहा, दुर्गा, दुर्गा, मैं हूँ करमदाद। नागिन दुर्गा तेजी से रेंग कर मेरे पास आई और औरत की आवाज में बोली, है भगवान करमदाद, मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा, यह लंबी कहानी है, फिर बताऊंगा। अभी तुम मेरे साथ एक तरफ छुप जाओ, जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं। मुझे मद्रासी दलाल जैकी और वीरू चाचा की आवाजें सुनाई दी थीं, जो कमरे में वापस आ रहे थे। नागिन दुर्गा जल्दी से मेरे साथ रेंग कर बड़ी अलमारी की ओट में हो गई। तीनों आदमी अंदर आकर हैरानी से इधर उधर देखने लगे। मद्रासी दलाल ने पूछा, वो चंदा कहाँ चली गई। वीरू और जैकी घबरा से गए थे। वीरू ने कहा, यहीं कहीं होगी, कहाँ जा सकती है। फिर उन्होंने नागिन दुर्गा को चंदा रानी कहकर आवाजें देनी शुरू कर दी। मगर नागिन दुर्गा वहां औरत के रूप में होती तो उन्हें दिखाई देती। वो तो सांप की शक्ल में मेरे साथ छुपी हुई थी। मेरा चलाया हुआ तीर अंधेरे में ठीक निशाने पर जाकर लगा था और नागिन दुर्गा की याददाश्त वापस आ गई थी। उसने अपने आप को पहचान लिया था। मुझसे सरगोशी में पूछा, करमदाद, ये कौन लोग हैं। मैंने सरगोशी में जवाब दिया, इस वक्त खामोश रहो, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मद्रासी दलाल ने झुंझुला कर कहा, ऊपर जाकर देखो, बाहर देखो, औरत भाग गई तो बड़ी गड़बड़ होगी। वीरू बोला, घबराओ नहीं सेठ, चंदा कहीं नहीं जाएगी। आओ जैकी, बाहर चल कर देखते हैं। वो दोनों बाहर गए तो मद्रासी दलाल भी बुड़बुड़ाता हुआ उनके पीछे बाहर निकल गया। नागिन दुर्गा ने सरगोशी में पूछा, करमदाद, ये सब क्या है। मैंने उसे कहा, मेरे साथ आओ, हमें यहाँ से निकलना है। मैं नागिन दुर्गा को लेकर बंगले के ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे की दीवार के साथ साथ रेंगता उसे बंगले के पीछे ले आया, जहां अंधेरा था और छोटा सा वीरान बागीचा था। नागिन दुर्गा मुझसे बार बार पूछ रही थी कि हम लोग कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है। मैं उसे कह रहा था कि खामोशी से मेरी साथ चली आए, पहले यहाँ से निकलना जरूरी है। बम्बई शहर के इस इलाके में मैं पहले कभी नहीं आया था। इस तरफ खुली जगह थी, दूर समुंदर था और हर तरफ रेत ही रेत थी। कहीं कहीं नारियल के झुंड थे। हम उन दरख्तों में आ गए। यहाँ मैंने नागिन दुर्गा को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी, सारे वाकयात बयान कर दिए। वो हैरान होकर सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तो कहने लगी, करमदाद, ये भेरू देवता की शराब यानी बद्दुआ का असर था। तुम्हारे डसने से उस बद्दुआ का असर खत्म हो गया। मगर कुछ पता नहीं कि मेरी ये हालत कब तक बरकरार रह सकती है। मैंने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो और तुम पर कोई असर बाकी नहीं रहा। नागिन दुर्गा उदास हो गई। लेकिन मैं इंसानी रूप से एक बार फिर सांप में तब्दील हो गई हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे उससे निजात मिली थी। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा दुर्गा। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। करमदाद, तुमने मेरी खातिर जो कुछ किया, मैं उसे हमेशा याद रखूंगी। मगर हम दोनों इस वक्त सांपों के रूप में हैं और बंबई में हैं। यहाँ से हम जहाँ भी गए, रास्ते में हमारे लिए बेशुमार खतरे हैं। मैंने कहा, हम यहाँ से भोपाल जाएंगे। मैं वहाँ अपने दोस्तों के पास पहुँचना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। दुर्गा कहने लगी, मुझे मालूम है, मैं जहाँ भी गई भेरू देवता की बद्दुआ मेरा पीछा करेगी। कुछ पता नहीं मेरा अंजाम क्या हो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें भोपाल छोड़कर अपने गांव लक्ष्मणपुर चली जाऊंगी। मेरा जो भी अंजाम होगा मैं उसे झेल लूंगी। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अगर रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा पेश आ गया और देवताओं की बद्दुआ के असर में मैं जख्मी हो गई या मेरा जिस्म कट गया, तो तुम मेरी मोहब्बत की खातिर सिर्फ इतना करना कि मेरा जख्मी या कटा हुआ जिस्म लेकर सीधा मथुरा शहर चले जाना। वहाँ शहर से बाहर एक वीरान शमशान भूमि है। उसको राजा की शमशान भूमि कहते हैं। वहाँ जिस जगह हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते हैं, उसकी राख में मुझे दबा देना
और 2 दिन के बाद रात के वक्त आकर मुझे वहां से निकाल लेना। मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी होंगी। मैंने कहा, मैं वादा करता हूं कि अगर रास्ते में ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करूंगा। मैं ये बात कर ही रहा था कि मुझे एक हल्का सा झटका लगा और साथ ही मुझे अपने जिस्म का बोझ महसूस होना शुरू हो गया। मैंने नागिन दुर्गा से कहा, दुर्गा, मेरी काया पलट होने वाली है। मेरा जिस्म भारी होने लगा है, मुझे झटका भी लगा है। दुर्गा ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। इस तरह ना सिर्फ तुम इंसानी रूप में आ जाओगे, बल्कि मेरा मुंह चूम कर मुझे भी औरत की शक्ल में वापस ला सकोगे। मैंने कहा, यहाँ से बाहर चले चलते हैं। हम दरख्तों के झुंड से निकलकर एक तरफ रेंगने लगे। मुझे बार बार झटके लग रहे थे। मैं रुक गया। दुर्गा, रुक जाओ। नागिन दुर्गा बिल्कुल मेरे सामने आकर कुंडल मारकर बैठ गई। उसके फौरन बाद मैं सांप के बजाय इंसानी शक्ल और इंसानी जिस्म के साथ उसके सामने बैठा था। दुर्गा ने खुश होकर कहा, करमदाद, जल्दी से मेरा मुंह चूम लो ताकि मैं भी औरत की शक्ल में आ जाऊं। मैंने कहा, कहीं कुछ और ना हो जाए दुर्गा, पहले भी इस तरह तुम्हारा मुंह चूमने से कुछ नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम जल्दी से मेरा मुंह तो चूमो। मैंने दुर्गा को उठाया, फिर उसके सांप वाले मुंह को सख्त बेजारी के साथ अपने होंठों से लगा कर चूम लिया। मगर जैसा कि मुझे तवक्को थी कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। दुर्गा सांप ही की शक्ल में रही। उसने कहा, करमदाद, एक बार फिर मुंह चूमो। मैंने एक बार फिर ऐसा ही किया, मगर फिर भी कोई असर ना हुआ और नागिन दुर्गा वैसे ही सांप की शक्ल में रही। उसने बड़ी आजुर्दगी से कहा, करमदाद, मैं देवता की बद्दुआओं के जेर असर हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम भोपाल चले जाओ। मुझे किस्मत जहां ले जाएगी चली जाऊंगी। लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि अपनी एक मुखलिस दोस्त को, जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत भी करती थी, यूं कसम पुरसी के आलम में बेयारो मददगार छोड़ दूं। दुर्गा, मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ तुम्हारे देवता तुम्हारे दुश्मन हैं, दूसरी तरफ दुनिया वाले तुम्हें मारने को दौड़ेंगे। तुम मेरे साथ चलोगी जहां मैं रहूंगा। तुम भी उस वक्त तक मेरे साथ रहोगी जब तक तुम अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आ जाती। फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे गांव छोड़ आऊंगा। मैंने नागिन दुर्गा को अपनी जैकेट की बाहर वाली जेब में डाला और जिस तरफ बंबई शहर की रोशनियां थी, उस तरफ चल पड़ा। मैदान पार करके मैं बड़ी सड़क पर आया तो वहां मैंने जैकी और वीरू चाचा को देखा, जो दुर्गा यानी चंदा की तलाश में नाकाम होकर एक तरफ खड़े थे। मैं उनके करीब से गुजर गया। उन्हें मालूम ही नहीं था कि जिस औरत की तलाश में वो पागलों की तरह भटकते फिर रहे हैं, वो इस वक्त मेरी जेब में है। उस वक्त अगर मैं सांप के रूप में होता तो उन बदमाशों को कभी जिंदा ना छोड़ता। मैंने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर देखा। मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था। दुर्गा मेरी जेब में से सर थोड़ा सा बाहर निकाले हुए थी। उसने जैकी और वीरू चाचा के करीब से गुजरते हुए उन्हें बिल्कुल नहीं पहचाना था। मैंने उससे कहा, अभी जो 2 आदमी पीछे फुटपाथ पर खड़े थे, जानती हो वो कौन लोग हैं? दुर्गा ने कहा, मालूम नहीं, कौन थे वो? मैंने कहा, बस कोई थे, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। वो जिद करने लगी तो फिर मैंने उसे बता दिया कि वो वीरू चाचा और जैकी थे। दुर्गा नागिन ने कहा, करमदाद, तुम्हें खुदा की कसम है, यहीं ठहरो। मैं जरा ठहरा तो नागिन दुर्गा बिजली की तरह मेरी जेब में से उछलकर सड़क पर गिरी और फुटपाथ की रोशनी में मैंने उसे वीरू चाचा और जैकी की तरफ दौड़ते देखा। मैं समझ गया कि वो क्या करने लगी है। जैकी और वीरू फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे थे। मैं उन पर नजरें जमाए हुए था। अचानक पहले वीरू चाचा गिरा। उसको संभालते हुए जैकी भी फुटपाथ पर उसके ऊपर ही गिर पड़ा। गिरने के बाद दोनों में से किसी ने भी कोई हरकत ना की। इतने में दुर्गा फुटपाथ पर एक तरफ लहरा लहरा कर तेजी से रेंगती मेरी तरफ आती दिखाई दी। करीब आई तो मैंने उसे झुक कर उठा लिया। वो बोली, मैंने उनसे अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। उन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैंने उसे जेब में डाल लिया और कहा, तुमने ठीक किया। अब हमें बंबई के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है और मेरे पास बस का भी किराया नहीं। भोपाल के किराए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दुर्गा ने कहा, करमदाद, तुमने कहानियों में जरूर पढ़ा होगा कि जमीन के अंदर जो खजाने दफन होते हैं उन पर एक सांप बैठा होता है, जो उन खजानों की हिफाजत करता है। हाँ, पढ़ा भी है और सुना भी है, मैंने कहा। नागिन दुर्गा बोली, यहाँ जमीन के नीचे किसी खजाने का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं किसी कोठी के अंदर से तुम्हें कुछ नोट ला कर दे सकती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम क्या समझती हो कि कोठी में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा?
किसी की भी नज़र पड़ गई तो सब डांग सोटे लेकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो फिर तुम क्या करोगे? रेलगाड़ी में तुम बगैर टिकट के सफ़र कर सकते हो, मगर बस में तो कंडक्टर तुम्हें टिकट के बगैर दाखिल नहीं होने देगा। मैंने कहा, मैं स्टेशन तक पैदल भी जा सकता हूँ। दुर्गा खामोश रही। मैंने राहगीर से स्टेशन का रास्ता पूछा और उस तरफ चल पड़ा। सड़कें बड़ी तवील थीं, बड़ा शहर था। एक सड़क शुरू होती तो ख़त्म होने में ना आती। वैसे भी मैं शहर के बाहर के इलाके में था। चलते चलते लोगों से पूछते पाछते मैं बम्बई की शहर की बारौनक सड़कों पर आ गया। उन सड़कों के दोनों जानिब रोशन इमारतें और उनके फ्लैट थे। मैं एक बाजार में से गुजर रहा था। उस बाजार में ईरानी होटल भी थे। नागिन दुर्गा मेरी जेब में से सर जरा सा निकाले बाहर देख रही थी। उसने एक ईरानी होटल के मालिक को करेंसी नोट काउंटर पर एक तरफ रखते देखा तो बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? मगर वो मेरी जेब से सड़क पर छलांग लगा चुकी थी। उसने बाद में मुझे बताया कि वो मेरे लिए बम्बई से भोपाल तक कराए और खाने पीने के लिए ईरानी होटल के काउंटर पर से कुछ करेंसी नोट चुराने के लिए गई थी। मैं हक्का बक्का सा होकर उसे सड़क पर होटल की तरफ दौड़ते देखता रह गया। सड़क पर रोशनी थी। एक लड़के की उस पर नजर पड़ गई। उसने शोर मचा दिया, सांप, सांप। ये सुनते ही नागिन को बचाने के लिए मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा, मगर इतने में कुछ लोग नागिन दुर्गा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े थे। कोई जमीन से पत्थर उठा रहा था, कोई उस पर जूता फेंक रहा था। इससे पहले कि मैं नागिन के पास पहुंचता, एक आदमी ने नागिन दुर्गा पर जोर से एक पत्थर फेंका जो उसको जाकर लगा और उसका जिस्म दुम से जरा ऊपर कट कर अलग हो गया। उसकी दुम अलग तड़पने लगी और बाकी का धड़ अलग तड़पने लगा। मैंने फौरन नागिन दुर्गा के जिस्म के दोनों टुकड़ों को उठाया और जितनी तेजी से भाग सकता था भागता चला गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। मैं एक छोटी सड़क में मुड़ गया। एक जगह खड़े होकर नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़ों को देखा। दोनों खून आलूदा थे। मैंने गम आलूद आवाज में कहा, दुर्गा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? तब नागिन दुर्गा ने कमजोर आवाज में कहा, करमदाद, तुम बगैर टिकट तो भोपाल तक सफर कर सकते थे, मगर तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कोई पैसा नहीं था। मैं ईरानी होटल से तुम्हारे लिए कुछ रकम चुराने के लिए गई थी। यकीन करें, उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नागिन दुर्गा के दोनों टुकड़ों को अपने सीने के साथ लगा लिया। दुर्गा, तुमने ऐसा क्यों किया? नागिन की आवाज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी थी। उसने कहा, करमदाद, मुझे जितनी जल्दी हो सके मथुरा शहर के राजाओं के पुराने शमशान में ले चलो और जैसा मैंने कहा था वैसे ही करो। अब मुझे भोपाल नहीं जाना था। मुझे नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़ों को लेकर मथुरा जाना था। मैं किसी न किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। मथुरा शहर बम्बई से दिल्ली की तरफ जाते हुए आता था और बम्बई से काफ़ी दूर था। एक ट्रेन इंदौर से होती हुई अजमेर शरीफ की तरफ जा रही थी। एक आदमी ने मुझे बताया कि इस ट्रेन में बैठ जाओ, इंदौर से दिल्ली के लिए ट्रेन तब्दील कर लेना। मैं बगैर टिकट गाड़ी में बैठ गया। नागिन दुर्गा के टुकड़े मैंने रुमाल में लपेट कर जेब में रख लिए थे। इंदौर से मैं दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया। ये गाड़ी भोपाल, झांसी, आगरा, मथुरा से होती हुई दिल्ली की तरफ जा रही थी। ये सफ़र भी बहुत लंबा था। रात गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया। रात हो चुकी थी जब गाड़ी मथुरा पहुंची। रास्ते में नागिन दुर्गा को मैं देख लेता था, वो होश में नहीं थी। मैंने उसे बुलाने की कोशिश भी की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सफ़र के दौरान एक मुसाफिर से दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे अपने साथ खाना वगैरह खिला दिया। मथुरा मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था। ये हिंदुओं का पवित्र शहर है और यहाँ बेशुमार मंदिर हैं। इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। मैंने एक आदमी से राजा की शमशान भूमि का पता पूछा और पैदल ही उस तरफ चल पड़ा। शहर बड़ा गुंजान आबाद था, तंग गलियां बाजार थे। राजा की शमशान भूमि शहर से बाहर एक पुराने खंडर के पास थी। टूटी फूटी चारदीवारी के अंदर एक तरफ बोसीदा सी कोठड़ी थी। सहन में मिट्टी उड़ रही थी। कोने में चिता का चबूतरा बना था। मैं शमशान घाट के दरवाजे के सामने एक दरख्त के नीचे बैठ गया। नागिन दुर्गा ने कहा था कि मेरे जख्मी जिस्म को किसी ताज़ा मुर्दे की ठंडी राख में दबाना और फिर 3 दिन के बाद आकर निकालना। मैं किसी नए मुर्दे की अर्थी की इंतजार में था। मैं काफी देर तक बैठा रहा। अंधेरा बढ़ता गया। कोठड़ी में भी अंधेरा था। दुर्गा ने मुझे यह भी बताया था कि इस शमशान घाट पर कभी कभार ही कोई मुर्दा लाया जाता है। इत्तफाक से एक अर्थी आ गई।
मुर्दे को चिता पर रख दिया गया। देर तक मुख्तलिफ रस्में अदा की जाती रहीं। फिर उसे नजर आतिश कर दिया गया। मैंने सोचा कि मुर्दे की राख सुबह से पहले ठंडी नहीं होगी। चुनाचे मैं वहां से वापस आ गया। मुझे सख्त भूख लगी थी। मैं शहर की गुंजान आबादी वाले एक मंदिर में आया। वहां यात्रियों को भोजन पानी करवाया जा रहा था। मैंने भी यात्रियों के साथ बैठकर थोड़ा सा खाना खाया और आश्रम में जाकर दरी पर लेट गया। मुझ पर रात गहरी हो जाने के बाद नींद का गलबा आया और मैं सो गया। सुबह उस वक्त आंख खुली जब दिन काफी निकल आया था। मंदिर के सदावर्त से ही नाश्ता किया और शमशान घाट की तरफ रवाना हो गया। मैं चिता के चबूतरे पर चढ़कर बैठ गया। राख को कुरेद कर देखा। राख ठंडी थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहां कोई नहीं था। मैंने जेब से रुमाल निकाला। उसमें से नागिन दुर्गा के कटे हुए सांप के दोनों टुकड़ों को गौर से देखा। मुझे महसूस हुआ कि नागिन दुर्गा मर चुकी है, क्योंकि उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीला पड़ने लगा था। मुझे वहम सा होने लगा कि नागिन दुर्गा कहीं मर तो नहीं गई। मैंने वैसे ही किया जैसे नागिन दुर्गा ने मुझे हिदायत की थी। मैंने एक तरफ से काफी राख कुरेद कर हटाई और दुर्गा सांप के जिस्म के दोनों टुकड़े रखकर ऊपर अच्छी तरह से राख डालकर उन्हें ढांप दिया। अब मुझे इसकी खबरगिरी भी करनी थी। मुझे सिर्फ एक ही डर था कि अगर इस दौरान किसी दूसरे मुर्दे की अर्थी आ गई और उसे चिता पर रखकर नजरे आतिश किया गया, तो नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़े उसके साथ ही जलकर राख हो जाएंगे। मैं देर तक शमशान घाट यानी मरघट की चारदीवारी के अंदर एक तरफ होकर बैठा रहा। दोपहर के वक्त थोड़ी देर के लिए मैं उठकर मंदिर में गया। लंगर पर खाना खाया और फिर वापस आकर वहीं बैठ गया। इसी तरह मैंने शाम भी किया, अगले दिन भी किया। उस तरफ एक आदमी काला भजंग दुबला पतला मेरे सामने आ गया। पहले तो मैं उसे कोई बदरू समझा। वो कहने लगा, बाबू मैं देख रहा हूं कि तुम सुबह से यहाँ बैठे हो। तुम किसकी राह देख रहे हो? यहाँ तो मुर्दों के भोपान भी कभी कभी आते हैं। उसने मुझे वो बात बता दी थी जो मैं उससे पूछना चाहता था। मैंने कहा, भैया मेरी माता जी को यहाँ जलाया गया था। किसी ने मुझे कहा है कि अगर मैं 3 रातें यहाँ आकर बैठूं तो माता जी की आत्मा मुझे दर्शन देंगी। वो आदमी हंस पड़ा, कहने लगा, भैया मैं यहाँ का बावा हूँ। 20 बरस से यहाँ मुर्दे जला रहा हूँ। मुझे तो आज तक किसी की आत्मा दिखाई नहीं दी। जाओ अपने घर जाकर आराम करो। मैंने कहा, नहीं भैया, मैं 3 दिन पूरे करके ही जाऊंगा। मुझे अपनी माता जी से बड़ी मोहब्बत थी। मेरा विश्वास है कि उनकी आत्मा मुझे दर्शन जरूर देने आएगी। बाबा मेरे पास ही बैठकर बीड़ी पीने लगा। बोला, अपनी माता से तो सभी को प्यार होता है। तुमने विश्वास की बात की है तो मैं तुम्हें यहाँ बैठने से मना नहीं करूंगा। मैंने उससे बातें शुरू कर दी। उसे मजीद वजाहत की खातिर पूछा। हम लोग सूरज हंसी गोत के हैं। हम दिल्ली से मथुरा आए थे कि माता जी बीमार होकर स्वर्गवास हो गईं। चुनाचे हमने माता जी को यहीं लाकर जला दिया। ये बताओ भैया कि यहाँ दिन में दो एक अर्थियां तो जरूर आती होंगी। बाबा कहने लगा, यहाँ सिर्फ सूरजहंसी राजाओं की गोद के मुर्दे जलाए जाते हैं और महीने में एक आध अर्थी ही आती है। मुझे इत्मीनान हो गया। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा भैया मैं घर चलता हूँ। कल रात फिर आऊँगा। शायद माता जी की आत्मा दर्शन देने आ जाए। वो हंसने लगा, फिर संजीदगी से बोला, भगवान की लीला न्यारी है भैया, मैं भी चलता हूँ। यहाँ से कुछ दूर मेरी कोठड़ी है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मैंने कहा, शुक्रिया भैया। शमशान का बावा दूसरी तरफ चल दिया। मैं शमशान के पुराने दरवाजे में से गुजरकर शहर की तरफ चल पड़ा। इसी तरह मैंने 2 रातें मजीद गुजारी। तीसरे दिन मैं शमशान घाट आया तो ये देखकर इत्मीनान हुआ कि वहाँ कोई ताज़ा मुर्दा नहीं जलाया गया था। ये वहाँ मेरी तीसरी और आखिरी रात थी। अगले दिन सुबह सुबह मुझे नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़ों को बाहर निकालना था। मैंने वो रात वहीं गुजारने का फैसला किया था। मंदिर के सदावरत लंगर से मैं थोड़ी सी कचौरियां ले आया था। वहीं खाकर बैठा रहा। वक्त मुश्किल से गुजर रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। पिछली रातों की तरह वो रात भी मुझे आसेबी रात लग रही थी, लेकिन मुझे हर हालत में वो रात वहीं गुजारनी थी। बैठे बैठे मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मैं वहीं लेट गया और आंखें बंद कर लीं। अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया हो। मैं उठकर बैठा। आसमान पर सुबह काजिब की हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। नागिन दुर्गा ने अपने जिस्म को राख से निकालने का यही वक्त बताया था। अभी दिन की रोशनी नहीं हुई थी और रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। सिर्फ आसमान के मशरकी उफ्क पर नीली नीली रोशनी नमूदार हो रही थी। मैं उठकर चिता के चबूतरे पर आ गया।
जहां मैंने नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़ों को दबाया था वहां से राख को कुरेदना शुरू किया। राख की यहाँ मोटी तह थी। मैं राख कुरेदता चला गया मगर मुझे नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़े कहीं ना मिले। मैंने सारी चिता की राख उधेड़ डाली मगर नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़े जैसे बिल्कुल गायब हो गए थे। मैं परेशान हो गया। मैं इसी तजब्जुब और जहनी इंतशार के आलम में चिता के किनारे बैठा था कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई करा रहा हो। मैंने मुड़कर पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। वहां किसी जानिब भी कोई नहीं था। माहौल पर गहरी खामोशी थी। सिर्फ शहर की जानिब से मंदिरों की घंटियों की आवाज़ें किसी किसी वक्त आ जाती थी। मैंने एक बार फिर सारी राख को खंगाल डाला मगर मुझे कुछ न मिला। इतने में वही दर्दनाक करा की आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं गौर से आवाज़ को सुनने लगा। आवाज़ दो तीन बार सुनाई देकर खामोश हो गई। मुझे लगा जैसे ये नागिन दुर्गा की आवाज़ थी। मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा, दुर्गा, दुर्गा, क्या ये तुम हो? दुर्गा की नहीफ सी और बहुत मध्यम सी आवाज़ आई, करमदाद यहाँ से चले जाओ यहाँ से। और फिर वो यूं आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगी जैसे इंतहाई तकलीफ की हालत में हो। मैंने फौरन कहा, दुर्गा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो और इस तरह क्यों करा रही हो। अब नागिन दुर्गा की आवाज बड़ी दूर से आई, करमदाद चले जाओ, भगवान के लिए जाओ। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज डूब कर गायब हो गई। तब मुझे वहां खौफ सा महसूस होने लगा। मैं चबूतरे से उतर आया और शमशान घाट के शिकस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरे सामने वही काला भजंग बावा खड़ा था। अंधेरे में उसका रंग और ज्यादा स्याह हो रहा था। वो हंसा तो मुझे उसके टेढ़े दांत नजर आए। कहने लगा, माता जी की आत्मा के दर्शन हो गए? मैंने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, हाँ हाँ, दर्शन हो गए माता जी के। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कहा तुम्हारी माता जी ने? मैंने उससे पीछा छुड़ाते हुए कह दिया, माता जी ने कहा कि अब यहाँ मत आना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा बोला, तुम पर भगवान ने खास कृपा की है। मूर्ख, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। मैंने कहा, हाँ भैया, भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा, राम राम। और मैं तेज तेज कदम उठाता शहर की तरफ चल पड़ा।